नमस्कार दोस्तों। ग्लोबल अफेयर्स बाय संदीप मानूधने में आपका हार्दिक स्वागत है। सत्यमेव जयते नान्यतम, सत्य की ही जीत होती है, असत्य की कभी नहीं। द वॉर जोन इज एक्सपैंडिंग। युद्ध जो 28 फरवरी को डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ शुरू किया था, इतने महीने बीतने के बाद कम होने के बजाय वो फैलता ही चला जा रहा है। और जो सबसे बड़ी दुर्घटना अभी अभी हुई है वो है यूक्रेन का उसमें सीधे सीधे दखल दे देना। यह बहुत ही आश्चर्यजनक है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कंफर्म कर दिया कि ईरान और रशिया के बीच में जो आदान प्रदान हो रहा था कैस्पियन सी के जरिए, हमने उस पर हमला किया है। मतलब ये अब यूक्रेन जो पहले थोड़ा सटल तरीके से, सबड्यूड तरीके से ईरान के भेजे हुए ड्रोन्स जो रशिया से आते थे यूक्रेन पे, उसका प्रतिकार करता था और गल्फ के लोगों को अपनी एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी देता था, वो सब लाज शर्म छोड़ के अब यूक्रेन ने सीधे सीधे रूस और ईरान के जहाजों पे बम मार दिए हैं। और ईरान ने कहा है कि इसका बदला तो लिया ही जाएगा। आप देख रहे हैं कैसे एक युद्ध आउट ऑफ कंट्रोल होता चला जाता है और फिर उसके बाद बड़े बड़े नेता सिर्फ हाथ मलते रह जाते हैं, चीजें हाथ में आती ही नहीं है। यही हम आज विस्तार में आपको बताएंगे। अंत तक जुड़े रहिएगा, बहुत कुछ है देखने को, जानने को, सीखने को। कमेंट थ्रेड में बताइएगा भी कि कैसा लगा, और यहां तक आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सेशन नंबर 68 है, युद्ध क्षेत्र फैल गया। आपके लिए गुड न्यूज है कि हमारे ग्लोबल अफेयर्स की वेबसाइट तैयार हो गई है। दोस्तों, आप ही ने रिक्वेस्ट की थी और हमने मान ली, और उस वेबसाइट पर जितने भी सेशंस हो गए हैं वो आपको मिलेंगे। अभी 5-7 दिन में वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी, ऑलमोस्ट 60% हो चुकी है, तो आप यूज करना शुरू कर सकते हैं। और उसकी सबसे अच्छी बात है कि उसमें आप अलग अलग भाषाओं में पढ़ सकते हैं। तो मूल कंटेंट इंग्लिश में है, आप जिस भाषा में चाहें ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो वो वेबसाइट का जो आईडी है, यूआरएल है, नीचे कमेंट में सबसे ऊपर मैंने दे दिया है। तो क्लिक कीजिए, उसको ओपन कर लीजिए और घंटों बिताइए, पढ़िए, पढ़ाइए, शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, आज का काम शुरू करते हैं। वॉर जोन एक्सपेंडिंग, युद्ध क्षेत्र फैल गया। हो ये रहा है कि आज मिडिल ईस्ट के सामने एक बहुत फ्रेजाइल पॉज आ गया है। पीस तो कोई बोल ही नहीं रहा है। अभी इस वक्त अमेरिका ने बम बरसाने बंद कर दिए हैं और वर्तमान में इजराइल ने खुद को थोड़ा सा दूर रखा है, क्योंकि नेतन्याहू की जो साजिश थी कि किसी भी तरह ट्रंप को घसीट के ले आओ, वो सफल हो चुकी है। और वो साइड से आग ताप रहे हैं और धमकियां देते जा रहे हैं कि अगर ईरान ने इजराइल पे हमला किया तो उसके बाद ये हो जाएगा ना वो हो जाएगा। और जो उनकी मुख्य टैक्टिक थी, साजिश थी कि ट्रंप को उलझा के रखो, उसमें वो पूरी तरह कामयाब हो चुके हैं। और उसके अलावा आज के कुछ और डेवलपमेंट्स हैं, वो हम कल आपको विस्तार में अलग से बता सकते हैं। तो अमेरिका ईरान की आपसी स्ट्राइक्स इस वक्त के लिए, हो सकता है अगले मिनट शुरू हो जाए, शांत हैं। और ओमान एक हॉर्मुज मैनेजमेंट का प्लान देने की कोशिश कर रहा है। इजराइल बिल्कुल साफ बोल चुका है कि अभी जो ईरान को लेकर चर्चा होगी, अमेरिका में जो भी चर्चा होगी, उसमें मुख्यतः तो ईरान की बात होनी है, क्योंकि वो आज वहीं पर है। यूक्रेन ने इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि कैस्पियन सी में एक वॉर फ्रंट खोल दिया है। तो आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो यह है पूरा वॉर का एक्सपेंडिंग रीजन। इसीलिए ये प्रैक्टिकली एक तरह से देखा जाए तो थर्ड वर्ल्ड वॉर ही चल रहा है, क्योंकि यूक्रेन ने जो किया उसके बाद तो फिर आगे और क्या क्या डोमिनोज गिरेंगे किसी को नहीं पता। तो दोस्तों, कतर बुरी तरह फंसा हुआ है, क्योंकि उसको 3 चीजों के बीच में बैलेंस करके चलना है। कुवैत के ऊपर इतने भीषण हमले हुए हैं ईरान के कि वो मुश्किल से खुद को सुधारने में लगा हुआ है। और सऊदी अरब को यमन की अंसार अल्लाह यानी हूथीज ने पूरी तरह से पकड़ लिया है, क्योंकि बाबल बंदर बंद हो चुका है। लाल सागर से सामान बाहर ले आने का रास्ता बंद है, हॉर्मुज की खाड़ी पहले से ही बंद है। तो हम देख रहे हैं कि आप युद्ध को शुरू तो कर सकते हैं, लेकिन कोई भी युद्ध अंततः क्या दिशा ले लेगा उस बारे में कोई गारंटी कभी नहीं दे सकता। यह समझ में आ गया आपको? 100 बातों की एक बात यह है कि अब पर्शियन गल्फ, येमेन, रेड सी, कैस्पियन सी सब उलझ गए इसके अंदर। प्यारे दोस्तों,
ये है पर्शियन गल्फ, फारस की खाड़ी, ये है कैस्पियन सी, ये है ब्लैक सी। वहां तो ईरान, वहां तो रशिया और यूक्रेन का तो भीषण युद्ध 4.5 साल से चल रहा है। यह है रेड सी, जो कि बंद हो चुका है क्योंकि बाबल मंदब को अंसार अल्लाह ने यमन से बंद कर दिया है। यह है मेडिटरेनियन, यह है इजराइल। तो यह युद्ध बहुत जटिल हो गया है और किसी को नहीं पता है कि क्या दिशा अंततः इसकी निकलेगी, और अमेरिका अपनी गोटियां खेलने में लगा हुआ है। आइए इसको डिटेल में डेवलप करते हैं। ईरान और यूक्रेन, दो युद्ध चल रहे हैं। एक युद्ध है खाड़ी का युद्ध जो मैंने अभी बताया, और जो दूसरा युद्ध चल रहा है वो रूस और यूक्रेन का चल रहा है। अब ये दोनों को यूक्रेन ने मिला दिया है। ये बेहद खतरनाक है। एक पूरा नया कन्फ्रंटेशन का फ्रंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने वॉलंटरीली ओपन किया है, और उन्होंने कंफर्म भी कर दिया है कि हाँ, हम ही ने रशियन और ईरानियन वेसल्स को चोट दी, क्योंकि इनके बीच का पूरा ये आदान प्रदान हम बंद कर देना चाहते हैं, क्योंकि ईरान ही रूस को वो ड्रोन दे रहा है जिससे हम पे हमले हो रहे हैं, और अभी अभी कुवैत पे जो हमले हो रहे हैं उसमें तो रूस के सैटेलाइट यूज हो रहे हैं। और इस तरह से यूक्रेन ही आरोप लगा रहा है कि रशिया, चाइना एंड ईरान आर वेरी एक्टिव पार्टनर्स। अब ये बात तो मार्च से सबको पता थी कि चीन और रूस शांति से पर्दे के पीछे से ईरान को मदद कर रहे हैं, लेकिन पिछले 20 दिनों में जिस तरह के प्रिसाइज ईरानी मिसाइल अटैक हुए हैं उसने अमेरिका को भौचक्का कर दिया है, और वो साबित हो गया कि बहुत डिटेल्ड रशियन सैटेलाइट सपोर्ट ईरान को मिल ही रहा होगा। तो वो ज़ेलेंस्की पे दबाव डाला होगा अमेरिका ने कि भैया अब तुम कुछ करो अगर तुम्हें आगे मदद चाहिए तो, और यह ज़ेलेंस्की ने खुद ही इंग्रेशिएट करने के लिए अपनी तरफ से किया होगा। ईरान ने बोला है कि इसका तो बदला लिया जाएगा, और यूक्रेन बोलता कि ये हमने किया क्योंकि हमें आपके ये ड्रोन्स का प्रॉब्लम खत्म करना है। सारी कहानी वही है। तो इस प्रकार से यूक्रेन, रशिया, ईरान का ये पूरा भयानक नया एक वॉर फ्रंट खुल गया है। यूरोप अपनी जगह उलझा पड़ा है। जर्मनी की हालत इतनी खराब हो चुकी है चाइना के साथ ट्रेड वॉर में कि जर्मन मेन स्ट्रीम जो पूरी कंपनियां हैं मैन्युफैक्चरिंग की, वो लिटरली अनकॉम्पिटिटिव हो चुकी हैं, और वही जर्मनी को उठाए हुए थी इतने दशकों तक। तो लोग कह रहे हैं कि जर्मनी इज क्रैशिंग राइट बिफोर आवर आइज। फाइनेंशियली बात कर रहा हूं, इकोनॉमिकली बात कर रहा हूं, अभी वॉर वगैरह में डायरेक्टली नहीं उतरे हैं वो। तो ये समझ में आ गया आपको। तो दो वॉर फ्रंट मिल गए हैं आपस में। ऐसे ही तो थर्ड वर्ल्ड वॉर होता होगा ना भैया। ईरान और कतर, अब व्यापार भी करना है लेकिन झगड़ा भी बहुत गहरा है क्योंकि यहां मिलिट्री के बहुत बेसिस अमेरिका के। तो कतर बहुत बुरी तरह से फंसा पड़ा है। मैरीटाइम कॉमर्स शुरू हो गया है ईरान के दायर पोर्ट और कतर के अल रुवाई पोर्ट के बीच में, जो मैंने अभी यहां सामने आपको चित्र में दिखाया है। इस वक्त ये ट्रेड इसलिए हो रहा है क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड हमेशा से रहे हैं, और कितना भी मिलिट्री वॉरफेयर हो अब ये व्यापार तो करना ही होगा। कतर इसलिए बहुत बुरा फंसा हुआ है क्योंकि दोहा ने हमेशा एक बहुत महत्वपूर्ण मध्यस्थ की भूमिका निभाई है, और कतर खुद को दे प्राइड देमसेल्व्स ऑन बीइंग अ न्यूट्रल मीडिएटर। लेकिन अब इस वॉर में न्यूट्रलिटी की बात करना हास्यास्पद लगने लग गया। इट्स एक्चुअली साउंडिंग रिडिकुलस, फनी। दोहा हमेशा से डिप्लोमेटिक मीटिंग पॉइंट रहा है, लेकिन कभी भी ईरान ने अमेरिका के साथ डायरेक्ट वहां मीटिंग की हो ऐसा ईरान ने कभी एक्नॉलेज नहीं किया है आज तक। कतर को 3 चीजों को बैलेंस करना पड़ रहा है क्योंकि वहां अमेरिका के सैन्य अड्डे लंबे समय से, ईरान के साथ कम्युनिकेशन के चैनल अभी अभी, और अपनी खुद की न्यूट्रल मीडिएटर की रेपुटेशन, ये कतर को मेंटेन करनी है। और इन तीनों में अब उसको बहुत तकलीफ होने लग गई है। युद्ध में ऐसा ही होता है, जब सारे नॉर्मल डायनामिक समाप्त हो जाते हैं तो आप अंततः फंस जाते हैं बहुत बुरी तरह से। और क्या कतर इन तीनों रिलेशनशिप्स को मैनेज कर पाएगा, ये आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा। क्योंकि किसी भी दिन अगर डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल ने मिलकर फिर से हमले शुरू कर दिए तो उसके बाद इजराइल के प्रति ईरान का रिटेलिएशन जो होगा वो बहुत भयानक होने वाला है।
सो वी जस्ट डोंट नो हाउ द स्टोरी विल इवॉल्व फ्रॉम हियर। वो देखेंगे हम देखेंगे। सऊदी अरेबिया और यमन, जो फ्रंट ठंडा पड़ा हुआ था अब वो हो चुका है गर्म। और बहुत साल पहले सऊदी और यूएई ने मिलकर सेना बनाई थी और यमन के हूथीस को क्रश करने के लिए लंबा युद्ध छेड़ा था। लेकिन जब कोई ग्रुप लड़ने पे आमादा हो, आप उसको हरा नहीं सकते हैं। कृत संकल्प हो, आप उसको हरा नहीं सकते हैं। ऐसा हो ही नहीं पाता। तालिबान को 20 साल में अमेरिका कहां हरा पाया। तो वो युद्ध हारे तो फिर सऊदी और यूएई दोनों वापस चले गए थे। और उसके बाद अमूमन रेड सी बाबल मंदब को बंद करके कभी भी चोक पॉइंट में तब्दील नहीं किया गया था अभी तक। अब वो हो चुका है। तो जैसे ही अंसार अल्लाह ने यानी हूथीस ने ये चोक पॉइंट घोषित किया तो सबसे पहले तो दुनिया के सारे बाजारों में इनिशियल हाहाकार मचा। उसके बाद वो हाहाकार कम भी हो गया, ऑयल बढ़ा और उसके बाद थोड़ा सा नीचे भी उतरा, क्योंकि सबको पता है कि ट्रंप बहुत मैनिपुलेट भी करता है मार्केट को आराम से। तो यमन बेस्ड अंसार अल्लाह मूवमेंट ने सऊदी तेल ले जाने वाली शिप्स को साफ बोल दिया है कि यहां से निकलने की सोचना भी मत। और सीधा अटैक सऊदी एनर्जी इंफ्रा पे यमन से हुआ है। यहां से अटैक हो रहा है सऊदी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे, प्यारे दोस्तों। और यह हुआ है जीजान और यानबू पे। शिपिंग मार्केट इंस्टेंटली रिएक्ट किए हैं। भारत और चीन की तरफ सऊदी टैंकर्स जो निकले थे उनको एकदम से अपनी दिशा बदलनी पड़ गई। तो भारत के लिए एक नई समस्या ये खड़ी हो गई कि फिर से हम वही मार्च और अप्रैल की बड़ी नाजुक परिस्थिति में आते दिख रहे हैं जो हमने अभी अभी एक्सपीरियंस की। तो क्या फिर से एलएनजी का संकट हमारे सामने होगा? अभी तो लग रहा है कि कुछ दिनों में हो सकता है। क्या फिर से क्रूड ऑयल वाली वही सारी प्रॉब्लम हमारे सामने आ सकती है? आज तो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है, कल हो सकता है ये ओपन हो जाए, हु नोस, अभी तो किसी को कुछ नहीं पता। और इस पूरी कहानी में सऊदी हूथी का जो पहला वाला एक काम था वो सब खत्म हो चुका है। सऊदी एक तरफ ईरान से बात कर रहा है, वो जानता है कि लंबे समय तक ईरान के साथ झगड़ा तो यहां पे करके रह ही नहीं सकते हैं। और पैरेलल में वो अपने ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बचाने का पूरा पूरा प्रयास कर रहा है। तो ये कहानी है सऊदीज की। समझ में आया दोस्तों? तो इस तरह से अब यहां आगे क्या होगा ये देखना होगा। फिर आते हैं ईरान और इजराइल पे। पॉज तो हो गया है लेकिन किसी तरह का कोई रिकंसिलिएशन थोड़ी हुआ है इनके बीच में। जो बहुत भयानक युद्ध पहले हुआ था जिसमें अंदर की खबर यह है कि इजराइल में बहुत व्यापक स्तर पर डैमेज हुआ है। भयानक मिसाइलों ने ईरान की तबाही मचाई है। ईरान की मिसाइलों से हुए तबाही को इजराइल पूरी तरह से सेंसर कर चुका है। खबरें बाहर ही नहीं आई हैं, बट द डैमेज हैज बीन वेरी डीप। कह तो यहां तक रहे हैं लोग कि अगर अगला एक और युद्ध हो गया तो इजराइल बिल्कुल भी झेल नहीं पाएगा, इतना भयानक हमला होगा। शायद इसीलिए इजराइल अभी तक एक्टिवली इनके साथ हॉट वॉर में नहीं आया। हालांकि गजा में हत्याकांड अभी भी जारी है, उसमें वो बिल्कुल नहीं कमी करता है। तो ये ईरान और इजराइल की कॉन्फ्लिक्ट ये स्ट्रक्चरली अभी रिजॉल्व हुई ही नहीं है, ये अपनी ही जगह खड़ी है। अभी अभी की बॉम्बिंग में इजराइल ने खुद को दूर रखा क्योंकि वो अभी किसी भी तरह ईरान की नई मिसाइलों का सामना करने की स्थिति में ही नहीं है। नेतन्याहू की अमेरिका विजिट में ईरान 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 ईरान। इजराइल ने कंडीशनल वार्निंग दी है कि अगर हम पे अब हमला किया तो भले ही अमेरिका के साथ तुम्हारा पॉज हो गया हो, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अब ये तो सबको पता है ना, अमेरिका कुछ भी बोले कुछ भी करे इजराइल सुनता कहां है उसकी, क्योंकि अमेरिकन पॉलिटिक्स पे जायोनिस्ट लॉबी का पूरा कब्जा है और वो जैसा चाहते हैं वैसा ना चाहते हैं। इनफैक्ट 1995-96 से इजराइल ने जहां जहां जैसा जैसा चाहा है अमेरिका को इन्वॉल्व कर लिया है और बिल्कुल एक पपेट की तरह अमेरिका इन्वॉल्व होता चला गया, पूरा कैप्चर कर रखा है अमेरिकन पॉलिटिक्स को। इट्स एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग टू सी
एंड वेरी वेरी फ्राइटनिंग, एंड फॉर अमेरिका इट्स अ वेरी बैड थिंग। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जो है वो है। तो अमेरिका और इजराइल अब ईरान को लेके अपनी स्ट्रैटेजी को डिफरेंस महसूस कर रहे हैं। ट्रंप चाहते हैं कि नेगोशिएशन हो और मैं यहां से निकलूं, हॉर्मुज का मैं अरेंजमेंट करवा दूं, और नेतन्याहू को यह स्वीकार्य नहीं है। कैसे होगा? उनकी पूरी राजनीति ईरान को नष्ट करने पर टिकी हुई है, और ईरान की राजनीति अब इजराइल को नष्ट करने पर टिकी हुई है। ट्रंप के सामने मिड टर्म इलेक्शन आ गए हैं, कुछ ही दिनों बाद अमेरिका में बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, और ये जो चुनाव अब आएंगे, इसमें अगर ट्रंप की बड़ी हार हो जाती है रिपब्लिकन्स की, तो ये मिडिल ईस्ट का वॉर भी आप समझिए ट्रंप के हाथ से गया। ईरान का लक्ष्य आज ये है कि मैं पूरी तरह अमेरिका को इजेक्ट कर दूं, मिडिल ईस्ट से उसको बिल्कुल बाहर कर दूं, सारे सोल्जर्स बेसेस सब खत्म हो जाएं, सब जाएं वापस, और या उनको मार ही दूं। और ट्रंप ऐसा इमीडिएटली नहीं चाहेंगे, इलेक्शंस के पहले तो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे, लेकिन फिर हो सकता है इलेक्शन के बाद ऐसा हो जाए और अमेरिका माइट एग्जिट मिडिल ईस्ट। अगर ऐसा हुआ तो यह बहुत बड़ा टेक्टोनिक शिफ्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अगर अमेरिका ने पूरी तरह एग्जिट कर लिया तो उसके बाद वहां पावर कौन बचा? एक ही बचा, ईरान। युद्ध जीत के जो आता है वही पावरफुल कहलाता है ना, बाकी तुम कितना भी कह लो मेरे पास ये सामान है, सेना है, उससे क्या होता है? तो जितने भी अरब देश हैं वो सबको ईरान के साथ संधियां करनी ही पड़ेंगी। तो फिर अब्राहम अकॉर्ड का क्या होगा और क्या होगा, वो सारी चीजें अब खुल के सामने आने वाली हैं। अगले 2 से 3 महीनों में ये बात हमें पता चल जाएगी। इज दैट क्लियर और नॉट? और फाइनली दोस्तों, आज जो मीटिंग हो रही है उससे आगे की दिशा तय होगी। तो ये कहानी है यूएस, इजराइल और ईरान की, और इजराइल के अभी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होने का कारण भी मैंने आपको बता दिया है। तो फिर कुवैत के साथ क्या? बिल्कुल छोटा सा स्टेट जिसने भयानक मार झेली है, रिटेलिएशन का डायरेक्ट थिएटर बना हुआ है कुवैत इस वक्त, और वो बहुत लंबे समय तक इसको झेल भी नहीं पाएगा क्योंकि वो उस हिसाब से बहुत छोटा है। सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर का अच्छा खासा नुकसान हुआ है, पावर जनरेशन और वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स का, और डिसैलिनेशन की ही सारी कहानी है कुवैत की। अगर वो खत्म हो गया तो कुवैत एज अ कंट्री विल एक्चुअली नॉट बी द कंट्री इट यूज्ड टू बी। तो वो पूरी ताकत से कोशिश कर रहा है लड़ने की। रशिया ईरान कनेक्शन, ज़ेलेंस्की बार बार पीछे से आग लगाया जा रहा है, और यूक्रेन वाला यूरोप से और अमेरिका से अभी लगातार सपोर्ट चाहता है आगे के रशियन वॉर के लिए, तो वो यहां इनकी मदद कर रहा है। और कुवैत में सब रशियन सैटेलाइट्स की मदद से हुआ, ऐसी फीडबैक दे रहा है। ये बात जैसे मैंने कहा मार्च से पता थी कि चाइनीज और रशियन हेल्प के बगैर ईरान इतना अच्छा कर नहीं पाता शायद से, तो वो चाइना ईरान रशिया एक्सिस तो बन चुकी है। तो अब कुवैत के सामने दिक्कत क्या आ गई कि उसके पास अमेरिकन बेसेस हैं, अमेरिकन फोर्सेस हैं, बिल्कुल फ्रंट लाइन है, लेकिन इसी ने उसको टारगेट भी बना दिया है। और इसीलिए हमने हमारी ग्लोबल अफेयर की सीरीज में आपको हमेशा एक बात ये बताई है। आज हमारा 68 सेशन है, जैसा मैंने कहा वेबसाइट भी तैयार है, लिंक कमेंट में सबसे ऊपर दी हुई है, क्लिक कीजिए, ग्लोबल अफेयर की वेबसाइट पूरी देखिए, सारे सेशंस मिल जाएंगे। जिस लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करके पढ़ना चाहते हैं वो फैसिलिटी भी दे दी है, अच्छे से देखिए और हमें फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। कल मैं उस बारे में आपको लाइव डेमो भी दे दूंगा उस वेबसाइट का, फिलहाल आप ओपन करके पढ़ सकते हैं। तो जैसा हम बात कर रहे थे, इसी वजह से वो टारगेट भी बना है। पूरे के पूरे गल्फ स्टेट्स में यह बात बिल्कुल आम है कि अमेरिकन मिलिट्री बेसेस हमको सिक्योर करने के बजाय हमको टारगेट बना चुके हैं। तो फिर इसमें आगे करना क्या? इसलिए अमेरिका सबको और ये फैसिलिटी दे दूं, वो दे दूं, ये सब अपने को वहां से निकलने से बचाना चाहता है। लेकिन अगर इलेक्शंस के नतीजे ट्रम्प के एकदम अगेंस्ट आ गए तो फिर कह नहीं सकते कि आगे अमेरिकन स्ट्रेटजी क्या होगी। खैर इतना बड़ा स्टेप एकदम से तो वो नहीं लेगा, फिर भी फाइनली ईरान और अमेरिका खुद। तो अभी नेगोशिएशंस की बात चल रही है। बमबारी अमेरिका ने रोक दी है, 13 रातों तक भयानक बम गिराया। हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ। ईरान तो और पहले से ज्यादा ढीठ बन के खड़ा है उनके सामने कि एक एक का बदला लिया जाएगा, और ले भी रहा है। ईरान ने जो पॉज किया वो एक्सप्लिसिटली कंडीशनल पॉज किया कि जब तक अमेरिका चुप है हम चुप हैं। कम्युनिकेशन इनका मीडिएटर्स के थ्रू हो रहा है, डायरेक्टली तो हो ही नहीं रहा है। हॉर्मुज का ही सारा झगड़ा है, और किसी भी हालत में ईरान
या ईरान प्लस ओमान हॉर्मुस को तो नहीं छोड़ सकते। कैसे छोड़ेगा? वही उसका सबसे बड़ा लेवरेज है। आप होते तो क्या छोड़ देते? सवाल ही नहीं उठता। ओमान ने इसमें एक पॉसिबल कॉम्प्रोमाइज सजेस्ट किया है कि हम वॉलंटरी फीस लेते हैं, कंपलसरी नहीं, तो फिर एक रीजनल मैकेनिज्म बन जाएगा। हो सकता है ईरान मान जाए, लेकिन मुझे इसकी संभावना कम ही लग रही है। तो किसी भी पल अमेरिका के हमले फिर से शुरू हो सकते हैं। ईरान इस बात को बहुत अच्छे से जानता है। फिर वही पागलपन की बातें जो अप्रैल में हमने सुनी थी ना, एक पूरा लैंड इन्वेजन होगा, इनका पूरा यूरेनियम हम चुरा के ले आएंगे। अब ये सब आप ट्राई करके देख चुके हो और आपको आज वाकई ऐसा लग रहा है आप ईरान पे ट्रूप्स उतारोगे, वो उसका पूरा यूरेनियम? मैन कम ऑन, आई एम श्योर यू आर जोकिंग। ऐसा हो नहीं सकता है। तो जो हाल पिछली बार हुआ था उससे भी बुरा होगा इस बार। तो फिर ये शायद सिर्फ अपने पक्ष को चुप रखने के लिए डोनाल्ड ट्रंप बोलते रहे होंगे। तो यहां खड़े हैं भैया हम आज। साथियों, हमारे चैनल को सपोर्ट करें, नीचे ज्वाइन का बटन है। आप हमारे चैनल के मेंबर बने। एक से बढ़कर एक लेवल्स उपलब्ध हैं, लगातार नए नए नॉलेज वीडियोस आते रहते हैं। लेवल 4 बहुत शानदार जा रहा है और लेवल 5 में तो यूपीएससी का पूरा कोर्स उपलब्ध है। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस एंड वॉचिंग अस। तो यह है आज की स्थिति। क्या करने निकले थे और क्या करके बैठ गए हैं, और किसी को नहीं पता कि एंड गेम क्या है। लेकिन एक एंड गेम बिल्कुल साफ है, ईरान रीजनल हेजेमॉन बन चुका है। अब उसे उस पोजीशन से हिला पाना लगभग असंभव होगा। तो इसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट इंडिया पे भी भरपूर आएगा। और अगर नेतन्याहू सीन से हट जाते हैं तो फिर इजराइल के साथ कुछ भी वैसे भी हो सकता है। तो ये बहुत तेजी से घटनाक्रम बदलेगा अगले 1 से 1.5 से 2 सालों में, और हम उसे अच्छे से देखते चलेंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वॉर जोन एक्सपेंडिंग। आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। कल आपसे फिर भेंट करेंगे सेशन 69 में। अब आप वेबसाइट खोलिए, पढ़िए। नमस्कार, जय हिंद।